हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जीके में 1857 की क्रांति जैसे कि पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे। तो 1857 की क्रांति चल रही थी हमारी पिछली वीडियो में। नसीराबाद हमने खत्म करी थी। तो आज चलेगी नीमच से। और आज इस वीडियो में सारी 1857 की क्रांति राजस्थान की पूरी समाप्त कर दी जाएगी। आज अब पढ़ते हैं नीमच। तो नीमच की जो क्रांति थी, नीमच छावनी में जो क्रांति थी, उसकी स्थापना पहले देख लीजिए कि कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1817 में अंग्रेजों द्वारा ग्वालियर रियासत में के तहत की गई थी। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि स्थापना कब की गई थी इसकी, 1817 में, और कहाँ, ग्वालियर में। लेकिन ग्वालियर यदि कोई बोले हुए कि आज का ग्वालियर तो मध्य प्रदेश में, आप सर ये बोल रहे हो कि राजस्थान की 6 छावनियों में से एक थी ये, तो ये कैसे हो गया कि नहीं, उस समय राजस्थान की जो 6 छावनियां थीं वह नीमच भी आती थी। और राजस्थान के जो एरिया था वो राजस्थान तो था ही था, और गुजरात का कुछ हिस्सा मालवा का था। ठीक है, तो मालवा के एरिया में ये कुछ राज्य आते थे मध्य प्रदेश के, जो आज मध्य प्रदेश में, जैसे इंदौर, ये सब क्या है, ये सब पहले उसमें आते थे राजस्थान में। कोई नहीं, अब समझते हैं कि नीमच छावनी में तैनात भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारी के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने से इनकार कर दिया। देखो, नीमच छावनी में जो भारतीय सैनिक थे, ब्रिटिश अधिकारियों के सामने उन्होंने अपनी शपथ लेने से इनकार कर दिया। कहने का मतलब ये था कि जब क्रांति हो रही थी, जैसे कि आपने देखा होगा नसीराबाद छावनी में क्रांति हुई थी, तो नसीराबाद जैसे छावनी में जब क्रांति हुई तो पहले तो मेरठ में हुई, फिर नसीराबाद में। तो नसीराबाद के बाद तुरंत हमारी कहाँ हो गई, नीमच में। तो नसीराबाद की जो हुई थी आपकी 28 मई के आसपास हुई थी, 28 मई में हुई थी। तो 28 मई से लेके आपके 28 मई के, और 28 मई में जब नसीराबाद छावनी में विद्रोह हो गया तो ये आग धीरे धीरे नीमच तक पहुंची। जब नीमच तक पहुंची तो नीमच के जो अधिकारी थे, नीमच छावनी के जो अधिकारी थे या अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हें इस बात का डर था कि भारतीय जो सैनिक हैं ये कहीं विद्रोह ना कर दें, इसलिए इनसे शपथ ली जाए या इनसे कसम खब्बाई जाए कि आप गंगे माँ की या गीता की, हिंदू जो है गीता की कसम रख के गीता की कसम खाओ, और मुस्लिम जो है कुरान की कसम खाओ कि हम अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखेंगे और ईमानदारी रखेंगे, हम उन पर कोई भी विद्रोह नहीं करेंगे। तो मतलब इस वजह से, इसी डर की वजह से अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के प्रति शपथ लेने चाह रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ कि जब शपथ दे रहे थे तो उनके बीच में से एक आदमी मोहम्मद अली बेग नाम का आया। उसने कहा, सर, जब आप अंग्रेजों से कहा कि जब आप सर शपथ तोड़ सकते हो तो हम भारतीयों से शपथ की क्यों आशा रखते हो। जब आप शपथ तोड़ सकते हो, जब कसम आप तोड़ सकते हो, तो फिर हम भारतीय क्या कसम या शपथ तोड़ नहीं सकते। हम शपथ को बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं है सर। तो वो बोला, अंग्रेज अधिकारी बोले, ब्रिटिश अधिकारी बोले कि क्या बात है, कौन सी बात हमने तोड़ दी। नो सर, आपने जो कसम तोड़ी है, देखो अवध के राजा जो थे वाजिद अली साहब को कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें कुशासन का आरोप लगा के अपने शामिल कर लिया अपने ब्रिटिश रियासत में। लेकिन आपने तो ये संधि की थी ना कि आपके एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं या एक्सटर्नल जो काम होंगे, जैसे युद्ध में हेल्प लेनी, कहीं युद्ध में जा रहे हैं, जैसे मेरी जरूरत पड़ रही है, राजा की जरूरत पड़ रही है कहीं युद्ध में, तो अंग्रेज हेल्प करेंगे, अंग्रेजों को हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो राजा हेल्प करेगा। युद्ध की बात थी सर, राजनीतिक बात थी, और आंतरिक मामलों में आपका कोई दखल नहीं था। आपने संधि में ये खुद कहा था, लिखा भी था, शपथ भी की थी। लेकिन जब आपने शपथ तोड़ दी तो हम क्यों, तो हमसे क्या आशा रख रहे हो। तो कैसे ही मोहम्मद अली बेग को ब्रिटिश अधिकारी ने कैसे समझा दिया। लेकिन 2 जून की बात थी ये, ठीक है, और 28 मई को नसीराबाद में होगी थी। तो उसको कैसे समझा दिया ब्रिटिश अधिकारियों के लोगों ने। लेकिन जब वो बोल रहा था मोहम्मद अली बेग, तो उसमें सारे सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उनमें उन सबको ये बात सुनाई आ गई, भाई हाँ भाई ये बात तो सही कह रहा है मोहम्मद अली बेग। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि अगले ही दिन 3 जनवरी को
3 जून को हीरा सिंह ने नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस दौरान कई ब्रिटिश सैनिकों को मारा और कई ब्रिटिश अधिकारियों को बंदी बनाकर किसान के रूप में किसान के घर पे भी रख के आए और कईयों को मारा भी था और कई भागने में सफल भी रहे थे। देखो यही पढ़ेंगे। शपथ लेने के बाद 2 जून मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक ने कर्नल अबॉट से कहा, कर्नल अबॉट था, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नल अबॉट से कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ तोड़ दी है, इसलिए भारतीयों भी अपनी शपथ को बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं है। अवध के नवाब वाजिद अली साहब को कुशासन के आरोप में लगाकर उनकी रियासत को हड़प लिया था डलहौजी ने, डॉक्टर ऑफ लैप्स सिद्धांत के आधार पर। वाजिद अली साहब को नवाब को फिर आपने कलकत्ता भेज दिया था, मतलब ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता भेज दिया था। फिर 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। वह इस दौरान कई ब्रिटिश सैनिक अपनी जान बचाने में सफल रहे। कई ब्रिटिश सैनिक जो है अपने जान बचाने में सफल भी रहे, असफल भी रहे और कई लोग हमारे इस नीमच के सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने कई कम से कम 40 एक ब्रिटिश अधिकारियों को बंदी बना लिया था। देखो ये रहा, क्रांतिकारियों ने 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाकर डुंगला एक गांव है चित्तौड़गढ़ में, उसमें रूपाराम जाट किसान के घर कैद कर दिया था। जब यह बात मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को पता पड़ी, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सोवर्स। मेजर सोवर्स ने फिर राजा से कहा, मेजर सोवर्स के कहने पर स्वरूप सिंह, राजा जो मेवाड़ के जो राजा थे स्वरूप सिंह ने 40 अंग्रेजों को उदयपुर पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। वह देखभाल के लिए गोकुलचंद पारीक को नियुक्ति किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है भीलवाड़ा से, जब नीमच से आपके ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो टोक में एक निम्मा खेड़ा गांव पड़ता है, उसकी जनता ने बहुत स्वागत किया था, बाहरों फूल बरसाए के टॉप मूवमेंट बना दिया था, उनका बहुत प्रोत्साहन किया था, बहुत मोटिवेट करा था कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही आपके 562 या 565 रियासतों के राजाओं तो सारे अंग्रेज के साथ थे, लेकिन एक राजा उसमें से राजस्थान का, जो कि शाहपुरा के राजा थे लक्ष्मण सिंह शाहपुरा के शासक थे, जिन्होंने विद्रोही को आश्रय और आश्रय मतलब रहने की हेल्प करी और सहायता दी, उन्हें पैसे वैसे की और उनका स्वागत करा खूब जोर शोर से। ठीक है, ये पहले एकमात्र एक ऐसे राजा हैं रियासत के, राजस्थान के, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ ना देके विद्रोह का साथ दिया। ठीक है, और ये गांव के सुंदा जो है, गांव के सुंदा में डॉक्टर मरे, डॉक्टर कैन के घर भी रुके थे कुछ अफसर ब्रिटिश अधिकारी, और राम सिंह पटेल ने भी हेल्प करी थी, केसर सिंह पटेल ने भी हेल्प करी थी कुछ अंग्रेज अधिकारियों को, क्योंकि वो कुछ बिखर गए थे ना, भाग रहे थे। 40 अधिकारियों को तो बंदी बना लिया क्रांतिकारियों ने, लेकिन अब देखो ये पिछोला झील कितनी इंपॉर्टेंट है। पिछोला जो झील है, उदयपुर के जो राजा ने जगमंदिर में शरण दी थी, वहां पर शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह करने के बाद जगमंदिर में ही आया था, और जगमंदिर इतना बढ़िया ब्यूटीफुल प्लेसेस है, इतना अच्छा लगा उसे, वहाँ के संगमरमर और वहाँ की जो देखने में बहुत इतना अच्छा, इतना प्रभावित हुआ शाहजहां की उसने मुमताज की याद में ताजमहल जो बनाया, उसमें कुछ कुछ जो हिस्से हैं, जो अच्छे 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 पॉइंट थे, जो लेने की चीजें थी, वो उसने अपने ताजमहल में डाले हैं। तो नीमच से टोक देवली छावनी पहुंचे ये। जब नीमच से ये दिल्ली जा रहे तो देवली छावनी बीच में पड़ती है, तो देवली छावनी पर गए तो वहां महिदपुर बटालियन ने इनके साथ आ गई थी। कौन सी बटालियन साथ आ गई थी? महिदपुर बटालियन। मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह, कौन? मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह जी ने उस समय दोस्ती लंदन के सिक्के छपवाकर 40 अंग्रेजों को दिए थे, और इन सिक्कों का नाम स्वरूप शाही रख दिया था। देखो, मेवाड़ के राजा ने, स्वरूप सिंह जी ने दोस्ती लंदन के, मतलब उन्होंने कहा था कि हमारी दोस्ती लंदन तक है, महारानी तक है, हमारे संबंध लंदन तक हैं, तो दोस्ती लंदन सिक्कों पर गढ़वाकर, छपवाकर, लिखकर दिए थे अंग्रेजों को, और उन सिक्कों को स्वरूप शाही के नाम से बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि जो स्वरूप जी मेवाड़ के जो राजा थे,
उन सिक्कों का नाम क्या था? तो आप बता देना, शुरूफ शाही। और किसको दिए थे? अंग्रेजों को दिए थे। अब देखते हैं, देवली छावनी में तैनात 42वीं बटालियन के सैनिक पहले ही आगरा में विद्रोह दबाने गए थे। देखो, देवली छावनी जो है, देवली छावनी में 42वीं बटालियन जो है पहले ही आगरा में विद्रोह दबाने गए थे। जब वह नीमच से विद्रोही सैनिक देवली पहुंचे तो उन्होंने छावनी के सैनिकों को भी अपने विद्रोह में शामिल कर लिया। जैसे कि महिदपुर बटालियन को अपने अंदर शामिल कर लिया। उनसे कहा कि तुम्हारा खून कब खोलेगा फैजल, बाप का दादा का सबका भाई का बदला लेगा। तो इनको ये बोला कि तुम्हारा खून कब खोलेगा। तो उन्हें क्या, हाथों में चूड़ी पहन रखी है, अंग्रेजों ने हम पर बहुत ज्यादा राज किया, बहुत लूटा है। और नीमच में ही आटे के अंदर हड्डी का चूरा मिलाए जाने की अफवाह भी फैली थी। बाद में राजा और पॉलिटिकल एजेंट ने यह बात दबा दी थी। देखो, देवली जो छावनी है वहां विद्रोह जो हुआ था 4 जून 1857 को हुआ था। नेतृत्व कौन कर रहे थे? मीर आलम खान। नेतृत्व कौन कर रहे थे? मीर आलम खान। टॉप के नवाब कौन थे उस समय? वजूरिल्ला। कौन? वजूरिल्ला। महिलाओं ने भी इस क्रांति में बहुत साथ दिया था और शहीद हुए थे तारा सिंह पटेल को। तारा सिंह पटेल को बम कहते हैं आपके, वो उसके सामने, तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया था, तो इसलिए ये शहीद हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में यह है कि विद्रोह के बाद 8 जून को अंग्रेजों ने कोटा व बूंदी की सेना नीमच भेजकर वहां पर नियंत्रण स्थापित किया। वर्तमान में आजादी के बाद इस छावनी में सीआरपीएफ प्रैक्टिस केंद्र में बदल दिया गया है। सीआरपीएफ का जन्म भी यहीं से हुआ है ना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को जो परीक्षण देते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, है ना, तो वो कहाँ है? वो आज नीमच में ही है। ठीक है। ऐतिहासिक महत्व यह है कि 1822 में यह शहर संयुक्त राजपूताना मालवा सैनिक एजेंसी का मुख्यालय बन गया था। ठीक है। आकर्षण यह है कि छावनी के अलावा नीमच में कई धार्मिक पर्यटक स्थल भी हैं। बहुत अच्छी अच्छी जगह भी हैं, इसमें धार्मिक स्थल भी हैं जो आजकल बहुत श्रद्धालुओं से लोग पूछते हैं। अब आते हैं एरनपुरा। एरनपुरा ये इज द मोस्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। छावनी भी है। एरनपुरा जो है, एक अंग्रेज थे जिनका नाम था मेजर डाउनिंग। मेजर डाउनिंग अंग्रेज अफसर को इस छावनी को बनाने के लिए कहा था, है ना। मेजर डाउनिंग को अंग्रेज जो अफसर थे इस छावनी को बनाने के लिए कहा। तो डाउनिंग के इंग्लैंड का गांव का नाम एरन था, तो उसने अपने गांव के नाम, इंग्लैंड का जो गांव का नाम था एरन, उस पर रखा। एरनपुरा जोधपुर लीजियन 1835 में मुख्यालय था। एरनपुरा छावनी में जोधपुर लीजन के सिपाही अपने ही राजा तखत सिंह से परेशान थे क्योंकि वह अंग्रेजों के वफादार थे। ठीक है। वो अपने राजा तखत सिंह से ही परेशान है क्योंकि वो अंग्रेजों के बहुत वफादार थे। 21 अगस्त को, कब क्रांति कब हुई? 31 अगस्त को 90 पूर्वीय सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी। देखो, ऐसा था, एरनपुरा से कुछ क्रांति या सैनिक वहां भेजे थे आबू में। आबू कहाँ पड़ता? आबू में सर क्या था? आबू में जैसे कि आपने सबको पता है एजीजी रहा करते थे। तो एजीजी 6 महीने कहाँ रहा करते थे? अजमेर में। 6 महीना आबू में रहा करते थे। तो आबू की सुरक्षा के लिए 90 पूर्वीय सैनिकों को भेजा था। देखो, राजस्थान, हम पूर्वीय क्यों बोलते हैं? राजस्थान से जो उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगे तो उत्तर प्रदेश पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो सर आप बोलोगे बेटा कि पूर्व में सर, तो इसलिए हम पूर्वीय सैनिक को बोलते थे, उत्तर प्रदेश के सैनिकों को। तो 90 पूर्वीय सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी थी तथा छावनी अधिकारी हॉल के बंगले पर आक्रमण कर दिया था। 23 अगस्त को विद्रोही एरनपुरा से अपने बाकी साथियों सहित नारे लगाते हुए दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते थे। ठीक है। 21 अगस्त को आबू में होता है और आबू से कम एरनपुरा 30-35 किलोमीटर दूर है। तो 2 दिन बाद ही 23 अगस्त को विद्रोही एरनपुरा पहुंचकर अपने साथियों के साथ नारे लगाते हुए पहुंचते हैं और वहां पर नारे लगाते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये ठाकुर सिंह सिपाही ने कहा था। किसने कहा था? ठाकुर शिवनाथ सिपाही ने। ठाकुर शिवनाथ सिपाही ने कहा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, एरनपुरा की छावनी के बाद ये दिल्ली जा रहे थे क्रांतिकारी। तो एक खैरवा पास जगह पड़ती है पाली में, तो खैरवा के पास सैनिक रुके हुए थे। तो वहां पर एक आदमी मिलने आता है, कुशाल सिंह चंपावत। अब आप कहोगे सर ये क्या नया टर्न मोड आ गया? देखो, नया यह है कि कुशाल सिंह चंपावत जो
एक कुशाल सिंह चंपावत जो थे, इनको इसका दूसरा नाम कुशाल सिंह राठौड़ भी, इन्हें खुशाल सिंह चंपावत के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये क्या थे, एक ठिकाने के मतलब सामंत थे। ठीक है, एक राजा ने एक ठिकाने का सामंत बना दिया था। ठीक है, तो यह किसके थे, औवा के, औवा जगह के सामंत थे। कौन, कुशाल सिंह चंपावत या खुशाल सिंह चंपावत या कुशाल सिंह राठौर, कुछ भी कह दो। ठीक है, इनका नाम तीनों में एक ही है। अब आगे चलते हैं। देखो ऐसा हुआ कि कुशाल सिंह चंपावत अपने जो राजा थे, कौन, क्या नाम था, तख्त सिंह, अभी मैंने बताया था, तख्त सिंह से बहुत नाराज थे सैनिक भी। तख्त सिंह से कुछ सैनिक तो इसलिए नाराज थे कि वो अंग्रेजों के बहुत वफादार रहते। दूसरी बात ये थे कि जो मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत के जो कुछ पुराने समय में दो भाई कभी हुआ करते होंगे, तो एक भाई तो मेवाड़ में रह गया, दूसरा भाई वहां चला गया, कहां, गुजरात के, कहां, गुजरात में ईडर गांव में चला गया और वहां उसने अपनी बसापत कर दी, अपने साम्राज्य को फैला दिया। तो यदि मेवाड़ में कोई पुत्र नहीं हो रहा तो हम गोद लिया करते थे अपने भाई से। भाई कहाँ है, ईडर में। ईडर कहाँ है, गुजरात में। यदि गुजरात ईडर में कहीं राजा महाराजा के बच्चे नहीं हो रहा तो गोद लिया कहाँ करते थे, मारवाड़ में। तो आज भी आप देखते हो कि आपने आसपास या रिश्तेदारी में ही गोद लिया करते हैं बच्चों को। तो ऐसे ही मारवाड़ रियासत में राजा मानसिंह जी का देहांत हो गया। देखो, मारवाड़ रियासत में राजा मानसिंह जी का देहांत हो गया था, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो मारवाड़ रियासत वाले ईडर गुजरात गांव से गोद लिया करते थे। इसमें तख्त सिंह जी को गुजरात से गोद लिया था, उसे मारवाड़ का राजा बना दिया। इस बात से कुशाल सिंह चंपावत और उनके भाई भी बहुत नाराज थे। ठीक है, औवा के पास एक ठिकाना था जिसका नाम बिसाड़ा था। बिसाड़ा, उसका सामंत कांजी को बनाया था राजा तख्त सिंह ने। राजा तख्त सिंह ने किसको, कांजी को सामंत बनाया था। कहाँ का, बिसाड़ा का। जब भी तो हम बोलते हैं बिसाड़ा का युद्ध। ठीक है, औवा के पास था ये। इस बात से कौन नाराज था, कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत ने कांजी को जान से मार दिया और इस बात से राजा बहुत नाराज थे। इसलिए राजा और किसके बीच में, कुशाल सिंह चंपावत के बीच में युद्ध होता है। देखो, कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों जो मिले थे वो खैरवा गांव में मिलते हैं 1857 के विद्रोह, है ना। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी से कहा मिलते हैं, खैरवा गांव में मिलते हैं। और देखो एक बात और है, ये कोट है, इसको भी बहुत अच्छी इंपोर्टेंट याद कर लेना। 1857 के विद्रोह में सभ्यता व बर्बरता के बीच का युद्ध है ये किसने कहा था, टी.आर. होम्स ने कहा था। देखो 1857 विद्रोह में सभ्यता भी है, बर्बरता भी है। आपने सभ्यता तो देख ली, अब बर्बरता देखोगे, बर्बरता क्या चीज है। देखो अभी आगे समझोगे कि इसलिए टी.आर. होम्स ने ऐसा क्यों कहा। देखो, कुशाल सिंह चंपावत और मेवाड़ के राजा तख्त सिंह के बीच में 3 युद्ध हुए थे। देखो, इसलिए कुशाल सिंह और मेवाड़ के राजा तख्त सिंह के बीच में 3 युद्ध हुए थे। पहला है बिठाड़ा का युद्ध, दूसरा चेलावास तथा गोरेकालो का युद्ध भी बोलते हैं इसको, और औवा का युद्ध हुआ था। अब चलते देखो नेक्स्ट, बिसाड़ा का युद्ध। बिसाड़ा का युद्ध जो हुआ था वो आपके 8 सितंबर 1857 में पाली के पास हुआ था। कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 में पाली में हुआ था। इसमें कौन था, देखो राजा सिंह तख्त सिंह के साथ, तख्त सिंह ने किसको भेजा था, कुशल राज सिद्धवी को, और अंग्रेजों ने किसको भेजा था, कैप्टन हाथीकोट को। और उधर से कौन लड़ रहा था, कुशाल सिंह चंपावत, और प्लस में कौन थी, एरनपुरा वाली क्रांतिकारी सेना। इसमें क्या होता है, कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है, विद्रोही की जीत हो जाती है, तथा जोधपुर के किलेदार ओनाल्ड सिंह पवार सहित राजकीय सेना के 36 सैनिक मारे गए। ठीक है, ओनाल्ड सिंह पवार भी इसमें मारे गए क्योंकि वो किलेदार थे। जैसे आज के हम डिस्ट्रिक्ट में बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में एसपी बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट की जो सुरक्षा करता है, ऐसे किलेदार एक ही हुआ करता था, एक ही साम्राज्य में, एक ही रियासत में। तो किलेदार की सुरक्षा कौन कर रहा था, ओनाल्ड सिंह पवार इसमें मारे जाते हैं। और कितने सैनिक मारे जाते हैं, 76 सैनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि ओनाल्ड सिंह पवार, ठीक है, कौन, ओनाल्ड सिंह पवार। अब आगे पढ़ते हैं आपके चेलावास का युद्ध। इसको चेलावास का युद्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसे कार्यगोलों का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि
अब मैं बताता हूँ चैलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 में हुआ था। वो पहले वाला जो हुआ था बिठाड़ा का युद्ध 8 सितंबर में हुआ था। 10 दिन बाद ही, देखो 10 दिन बाद ही राजा हारने के बाद और अंग्रेज हारने के बाद फिर 10 दिन बाद युद्ध करते हैं। इसमें राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भी आते हैं, और देखो मेवाड़ के पीए पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन भी आते हैं। उधर से कुशाल सिंह चंपावत लड़ रहे हैं और विद्रोही भी लड़ते हैं। इसमें किसकी जीत होती है? कुशाल सिंह चंपावत की। कैसे? देखो जब शुरू में मैक मैसन ऐसा था, मैक मैसन आया नहीं था शुरू में। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस किससे लड़ रहे थे? कुशाल सिंह चंपावत से। तो कुशाल सिंह चंपावत और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आपस में लड़ रहे थे, तब इन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और इस कारण जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। और कुशाल सिंह चंपावत के सैनिक बहुत जोश में थे, खुश थे, लग रहे थे। और कुशाल सिंह चंपावत के साथ कौन से एरनपुरा वाले छावनी के कौन से सैनिक भी थे, तो उसकी भी ड्रेस सेम थी और जॉर्ज पैट्रिक की सेना के साथ जो सेना थी वो भी सेम थी। ठीक है, तो मैक मैसन को समझ में नहीं आया मुझको किधर जाना है, तो वो गलती से कुशाल सिंह चंपावत की साइड में चला गया। और वहां पर कौन थे? विद्रोही थे। कौन से? एरनपुरा वाले, छावनी वाले। तो एरनपुरा छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने मैक मैसन का सिर काट के औवा के गेट पे, माथे पे टांग दिया। जब भी तो बोलते हैं, देखो मैक मैसन का इसमें क्या कर दिया? सिर काट कर औवा के किले पर लटका दिया। क्या कर दिया? मैक मैसन का सिर काट कर औवा के किले पर टांग दिया। ठीक है, देखो ये भी जो भी तो एक गाना बजता है, ढोल बाजे चंक बाजे और बाजे बाकियो, मैक मैसन का सिर काट के औवा के किले टांगियो, ये दरवाजे पे टांगियो। देखो फिर दोबारा, ढोल बाजे चंक बाजे और बाजे बाकियो, या ऐसा बोलते हैं, ढोल बाजे चंक बाजे बलो बाजे बाकियो, मैक मैसन का मार के दरवाजे पे टांगियो। ठीक है, ये बात अंग्रेजों को भी बहुत दुखी हुई। अंग्रेज बहुत दुखी है, भाई ऐसा क्या है इसके पास, ये 2 युद्ध जीत गया, हमसे बिल्कुल नहीं डर रहा ये, और हमारे एक पॉलिटिकल एजेंट के सिर काट के औवा के किले पे लगा दिया, ऐसा कैसे? इनमें हिम्मत कहां से आई है? तो ये किसी भारतीय से पूछा, जी भाई ये कुशाल सिंह चंपावत कैसे जीत रहा है? तो किसी ने बताया कि देखो जी, ये सुगाली माता का चमत्कार है, सुगाली माता इनकी रक्षा कर रही है, सुगाली माता के पास घायल सैनिक जाते हैं, वहां से ठीक होके आ जाते हैं, ये एक प्रकार के अमर हो रहे हैं। तो ये अंग्रेज बड़े चौंक गए, इस बात से इतना डर गए, कम से कम 4-5 महीने बाद तक इन्होंने कोई युद्ध नहीं करा, क्योंकि मैक मैसन का सिर काट दिया। और 2 बार अंग्रेज हार गए थे, और 2 बार ही अंग्रेज के साथ कौन था? राजा तख्त सिंह जी। किसके राजा थे? मेवाड़ के राजा थे। इसकी सुगाली माता का जो देवी संरचना कैसी थी? देवी राक्षस पर नृत्य की अवस्था में थी। देखो यहाँ ये राक्षस है नीचे, पैरों के नीचे, और ये देवी राक्षस के पर नृत्य की अवस्था में है। देखो नृत्य कर रही है, मतलब डांस कर रही है। देवी के 10 सिर थे इसमें और 54 हाथ है। देखो देखो कितने हाथ है। ठीक है, चैलावास के युद्ध के बाद विद्रोही कौन थे? एरनपुरा वाले जो सैन्य थे वे दिल्ली की ओर रवाना हो गए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया, भाई कुशाल सिंह चंपावत ठाकुर जी, हमें तो छोड़ो, हमें तो दिल्ली जाना है, यदि हम दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे तो पूरे भारत पर कब्जा हो जाएगा, आप हमें दिल्ली भेजो। अब हमने आपके कहने पर 2 युद्ध लड़ लिए, लेकिन हम तो दिल्ली जाएंगे, ऐसे यहाँ कब तक लड़ते रहेंगे? यदि अब पहले ऐसा था कि भारत पे यदि कब्जा करना तो सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा करो, क्योंकि भारत का दिल कहाँ है? दिल्ली में। इसलिए वो दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे कि देखो जी राजा जी, हम आपके साथ हैं, आप हमारा नेतृत्व करो। देखो आप सबको पता है राजा जी थोड़े से बड़े बूढ़े थे। कौन थे? बादशाह शाह जफर जी। बादशाह शाह जफर तो वैसे नाम के लिए लड़ रहे थे, उनके पीछे जो सेना थी, मेरठ के क्रांतिकारी और एरनपुरा के, फिर सब मिलते हुए दिल्ली चले गए। और इसमें जो असली जो लड़ाई लड़ रहे थे वो बख्तावर सिंह थे। ठीक है, ऐसी कुछ सैनिक था जो बहादुर शाह तो नाम के लिए नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन लड़ और रहे थे। लेकिन बाद में बहादुर शाह जफर जो है बहुत अच्छी तरह से लड़ते हैं, अंग्रेजों को बहुत बुरी करते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। अब देखो चैलावास का युद्ध हो गया। अब आता है आपका औवा का युद्ध 18 सितंबर से, फिर आता है 30 जनवरी।
18 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कम से कम 4-5 महीने बाद अंग्रेज, जब ये अंग्रेज ने द्वारा हिम्मत जुटाई। देखो अंग्रेजों ने कैसे हिम्मत जुटाई कि जब भारत के गवर्नर जनरल जो कलकत्ता में बैठा करते थे, ये बात उनको पता पड़ी कि हमारा एक पॉलिटिकल एजेंट मारा गया है और 2 बार हमारे ब्रिटिश सेना हार गई है और ऐसा नहीं हो सकता। अब फिर उन्होंने क्या, कर्नल होम्स को कहा कि आप जाओ। तो कर्नल होम्स जाते हैं और उधर से आते हैं हंसराज जोशी जी, और वर्सेस कौन, पृथ्वी सिंह लांबिया। पृथ्वी सिंह लांबिया कौन थे, देखो उसके भाई थे, किसके भाई थे, कुशाल सिंह चंपावत के भाई थे। कौन, पृथ्वी सिंह, कहां के थे, लांबिया के। इसलिए तो ऐसा हुआ था, पहले तो पृथ्वी सिंह और ये इनके भाई सब लड़ रहे थे, कुशाल सिंह चंपावत भी लड़ रहे थे, लेकिन 24 जनवरी 1858 ईस्वी को अंग्रेजों ने उवाओं पर अधिकार कर लिया था, है ना। मतलब 4 दिन तक युद्ध चला, 4 दिन बाद ही उन्होंने अंग्रेजों ने उवा पर अधिकार कर लिया। और सुगाली माता, सबसे पहले क्या काम करा, सुगाली माता की मूर्ति उठाकर जयपुर संग्रहालय में रख दी, म्यूजियम में। सबसे पहले म्यूजियम वहीं बनाया था। देखो ऐसा था कि 20 जनवरी में लड़ रहे थे और 24 जनवरी तक लड़े। 24 जनवरी मतलब 4 दिन तक लड़े, और इसमें कौन हार जाता है, ये चंपावत जी हार जाते हैं, ठाकुर जी। तो इनको ऐसा हुआ, इनको पहले ही पता पड़ गई थी कि भाई हमारी बस की पार नहीं हो पाएगी, हम नहीं जीत पाएंगे इस बार। अब की बार भारी मात्रा में सेना आई है और गवर्नर जनरल ने भारी मात्रा में सेना भेजी, और हम यहाँ तक तंग सिंह 2 बार हारने के बाद अब की बार बहुत पावरफुल सेना भेजी है, दोनों नहीं। तो ये बात कुशाल सिंह चंपावत जी को पता पड़ गई थी कि भाई अब की बार हम शायद नहीं जीत पाए, इसलिए अपना औवा का नेतृत्व करने के लिए, लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए पृथ्वी सिंह को भेज दिया था, और वो है कि किसी और से सहायता लेने के लिए चले गए थे। कवि गिरवर दान ने क्या कहा है, कवि गिरवर दान ने औवा के संघर्ष को भारत की आजादी का संघर्ष कहा है। ये आएगा, कौन से कवि ने औवा के संघर्ष को भारत की आजादी का संघर्ष कहा है, गिरवर दान जी ने, ठीक है। कुशाल सिंह ने सुलुम्बर के सामंत केसरी सिंह तथा कोठारिया के सामंत जोध सिंह के पास शरण ली थी, अपनी जान बचाई, क्योंकि वहां पर किसका, औवा पर किसका अधिकार हो गया था, राजा तख्त सिंह का, और किसका हुआ था आपका, किसका, ब्रिटिश सेना का। अब 8 अगस्त 1860 में कुशाल सिंह ने, भाई ऐसे तो पाठ पड़ेगी ना, कब तक रहेंगे वो, है ना। जब 24 जनवरी को जब वो जीत गए अधिकार, तो वो सीधे कहां चले जाते हैं, कौन, कुशाल सिंह चंपावत कहां चले जाते हैं, सिलंबुर के सामंत केसरी सिंह के पास और कोठोरिया के सामंत जोध सिंह के पास चले जाते हैं। तो ये वह जनवरी, उन्होंने फरवरी पूरी बता दी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर 5-6-7 महीने बाद उनको नजर आया भाई ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, कि मैं तो जा रहा हूं, और वहां से वो चल देते हैं नीमच में अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेजों के सामने। अंग्रेज बोलते हैं आप कौन, नु जी, मैं हूं कुशाल सिंह चंपावत। तो वो बड़े खुश हुए और उन्हें के बांध के ले गए अंग्रेजों ने। अब ऐसा हुआ, अंग्रेजों के पास ले गए, अंग्रेजों ने कहा भाई आप क्यों लड़े थे, तो बोले थे जी देखो मैं आपसे नहीं लड़ रहा था, मैं किससे लड़ रहा था, मैं राजा तख्त सिंह से लड़ रहा था, मेरे आपसे लड़ाई नहीं थी, मेरे राजा तख्त सिंह से लड़ाई थी। और उनको समझाया तो अंग्रेज बोले हम इस पर कमीशन बैठाएंगे, इस पर जांच बैठाएंगे। तो कहने लगे आप चाहें जांच बैठा दो। तो अंग्रेजों ने क्या करा, इसकी जांच करने के लिए टेलर कमीशन का गठन करा तथा 10 नवंबर 1858 ईस्वी को इसको रहा कर दिया, ठीक है। 8 अगस्त को इनको आत्मसमर्पण कर दिया, अंग्रेजों के पास रहे, फिर 10 नवंबर को इनको रिहा कर दिया, तुम जाओ, तुम तो बिल्कुल निर्दोष हो, आपके कोई कसूर नहीं था, आप हमसे नहीं लड़ना चाह रहे थे। आप किससे लड़ना चाह रहे थे, राजा तख्त सिंह से। राजा तख्त सिंह को कहां से गोद लिया था, ईडर से। ईडर कहां पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। अब 24 जनवरी को औवा का युद्ध हुआ था, ये ध्यान जरूर रखना। अब चलते हैं आगे। औवा के युद्ध होने के बाद कुशाल सिंह चंपावत के साथ कई लोग थे, कई ठाकुर, कई सामंत थे उनके साथ। देखो उन्होंने अपनी अंतिम समय उदयपुर में ही बिताया था, वहीं पर 1864 में उनकी मृत्यु हो गई थी।
और कालांतर में उनके पुत्र देवी सिंह को औवा का जागीर प्राप्त कर दिया था। उनके मरने के बाद उनके पुत्र थे कुशाल सिंह चंपावत के कौन पुत्र थे? देवी सिंह, उनको औवा की जागीर का प्राप्त कर दिया गया। मारवाड़ में अन्य विरोधी सामंत थे। देखो मारवाड़ में अन्य विरोधी सामंत किसके साथ थे? कुशाल सिंह चंपावत के। किसके साथ थे? कुशाल सिंह चंपावत के। किसके साथ थे? कुशाल सिंह चंपावत के। कौन कौन साथ थे? शिवनाथ आशोक, बिशन सिंह, कहाँ के थे? गूलर के। गूलर कहाँ पड़ता? नागौर में। अजीत सिंह कहाँ के थे? आलरड़ियावास, ये कहाँ है? नागौर में। जोध सिंह बोगावा, प्रेम सिंह बंता, चांद सिंह बस वावा, जगत सिंह तुलगुरी। तो ये शिवनाथ अशोक जो थे, इन्होंने क्या करा, एरनपुर वाली जो सेना थी ना, वह दिल्ली की तरफ इनके साथ गए थे। किसने? कुशाल सिंह चंपावत ने शिवनाथ अशोक को भेजा था कि आप इन सेना के साथ चले जाइए, दिल्ली जा रहे हैं। तो शिवनाथ अशोक के नेतृत्व में एरनपुरा वाली छावनी, एरनपुरा वाली सेना दिल्ली की तरफ जा रही थी, प्रयास कर रही थी, लेकिन नारनौल के पास एक अंग्रेज अधिकारी गेरहार्ड से हार गए, फिर यह बिखर गए थे। ठीक है, फिर भी इन्होंने, शिवनाथ अशोक ने हिम्मत नहीं हारी, कम से कम 30-35 दिन तक लड़े थे। वापस आने के बाद भी, वो अधिकारी से गेरहार्ड से हारने के बाद भी। देखो बहुत खतरनाक लोग थे ये आपका मेवाड़ का है। मेवाड़ मैंने बोला था ना, मेवाड़, तो ये मेवाड़, ये है मेवाड़। मेवाड़ में क्या है? उदयपुर। उदयपुर भी है, राजसमंद भी है, भीलवाड़ा भी है और चित्तौड़गढ़ भी है। ठीक है, जैसे मेरवाड़ा हम जैसा बोल देते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कस्बे, है ना, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कस्बे मान लीजिए, ऐसी मेवाड़ रीजन के अंदर कई, मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई कस्बे या तहसील मान लीजिए। तो ये एक प्रकार की वही थी। ठीक है, अब आते हैं, देखो ऐसा था कि औवा के युद्ध के बाद उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें उदयपुर में ही अपनी आखिरी जिंदगी बिताई थी। और ऐसा था कि आखिरी समय में वो उदयपुर में रह जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उनके पुत्र को बना दिया जाता है। और इसके बाद होती है कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति कब होती है? कोटा में क्रांति अब जब होती है, देखो जी, कोटा की क्रांति 15 अक्टूबर 1857 में होती है। इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वकील जयदयाल भटनागर, जो मथुरा के रहने वाले थे, और रिसालदार मेहरबान खान करौली के रहने वाले थे। शासक कौन थे? मेहराब राम सिंह सेकंड। ठीक है, और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन। जब भी तो बोलते हैं कोर्ट में बटन लगा लो, तो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन। और कहाँ के? कोटा के। देखो क्रांति के समय ऐसा था, क्रांति के समय राजा को नजरबंद कर दिया। बर्टन था पॉलिटिकल एजेंट जो था, उसका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। कोटा शहर में घुमाया था। ये बात कितनी चौंकाने वाली बात है कि कोटा शहर में, पूरे कोटा शहर में किसको सिर काट के घुमाया था? पॉलिटिकल एजेंट बर्टन को। ठीक है, किसको? पॉलिटिकल एजेंट बर्टन को। अब देखो यहां पर ऐसा हुआ था, बर्टन के साथ एक डॉक्टर था कॉटम सेल्डर। ठीक है, उसको मारा और बर्टन को मारा। और उसके बर्टन के पुत्र थे फ्रैंक और आर्थर। बर्टन के पुत्र कौन थे? फ्रैंक और आर्थर। और डॉक्टर थे सैडलर और सेविल कॉन्टोम। कौन थे? सैडलर कॉन्टोम को मारा था। ठीक है जी, ऐसा था, मैं बताता हूं कि जयदयाल भटनागर जी ने और रिसालदार मेहराब सिंह ने क्रांति कर दी। क्रांति करने के बाद कुछ समय बाद ऐसा हुआ था कि इन्होंने राजा को ही बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उन्हें रखने लगे। ठीक है, लेकिन जो वहां के एक पंडित जी को पता पड़ी, क्रांतिकारी कोटा के एक मथुराधीश मंदिर के महंत थे, पंडित जी थे। कहाँ के? मथुराधीश के मंदिर के महंत कन्हैया लाल गोस्वामी को जब ये बात पता पड़ी, तो उन्होंने कहा भाई आप राम सिंह राजा को मत मार देना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम नहीं मारेंगे, उनकी चाय पानी देते रहेंगे, आप हमारे एक हम पत्र दे रहे हैं, इस पर साइन करवा दो। तो कन्हैया लाल गोस्वामी जो पंडित जी थे, ये गए थे कहाँ पर? राम सिंह राजा के पास। राम सिंह से
राम सिंह से परवाने पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, जिसमें राम सिंह कोटा का प्रशासक जयदयाल को नियुक्त करता है। जो राजा, मतलब इसमें ये लिखा था कि राजा नियुक्त कर रहा है, आज से कोटा को जो चलाएगा, जो प्रशासन करेगा, जयदयाल करेगा। और मारे गए अंग्रेजों की जो जिम्मेदारी है वो है राजा खुद ले लेता है, खुद पर ले लेता है, उसमें ये लिखा था। और उसने बिना कहे उसने साइन कर दिए थे। नो, आप देखना मत, देखोगे तो आप देख लेता तो क्या होता, उसकी जान क्यों आफत थी। फिर थे कोटा लगभग 6 माह तक क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा। 6 महीने तक क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा। फिर जनवरी 1858 में करौली के शासक मदन पाल सिंह ने राय सिंह के किले को मुक्त कराया और मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स क्रांतिकारियों को कोटा से मुक्त कराता है। इस संघर्ष में जयदयाल के भाई हरदयाल भी मारा जाता है। ठीक है, कितने महीने तक करा था इसमें? 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने कब्जा बनाए रखा था इस पे। ठीक है, अब चलते कोटा में क्रांति में। फिर नेक्स्ट, मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की भूमिका की जांच हेतु, इसमें ऐसा लग रहा था कि इसमें राजा महाराव की भी हाथ है। रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें महाराव राम सिंह सेकंड को निर्दोष साबित करते हुए उन्हें छोड़ दिया, लेकिन परंतु इसके लिए उनको उत्तरदायी ठहराया गया, है ना, इसके लिए उत्तरदायी भी ठहराया गया। जयदयाल और मेहराब खान को गिरफ्तार करके जेसी ब्रुक ने अदालत में इन दोनों को मृत्युदंड की सजा दे दी। अंग्रेज राय सिंह जो करौली के राजा थे, उनकी अंग्रेज जो राम सिंह थे, अंग्रेज ने राम सिंह की तोपों की सलामी 15 से 11 कर दी थी, और मदलपान जो राजा थे करौली के, उनकी तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय को बचाया था और वहां से क्रांतिकारियों को खदेड़ने की कोशिश की थी। कोटा में विद्रोह एक जन विद्रोह था। कोटा में सुयोजित और सुनियंत्रित तरीके से विद्रोह हुआ था। कोटा में पहले ही प्लान बना लिया था, इसमें राजा का भी हाथ था। ठीक है, राजा ने, ऐसा बोलते हैं कि राजा ने बोल दिया कि आप दोनों मुझे बंदी बना लो और नाम आपका होगा। अब देखो, उन्होंने बंदी बना लिया, यदि चाहते तो राजा को ही मार देते, लेकिन राजा नहीं माना, नजरबंदी कर दिया। और वहां सिर्फ अंग्रेजों के लोगों को मार रहे हैं, वो विद्रोह कर रहे हैं 6 महीना तक, वही 1 महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन 6 महीने तक कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब करौली के राजा मदन पाल जी भी आ गए, उसके बाद भी विद्रोह चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं टोंक एक, कह सकते हैं राजस्थान की मुस्लिम रियासतों में से एक थी, इसमें मुस्लिम रियासत भी थे। टोंक रियासत नीमच से आए सैनिकों का स्वागत किया। नीमच से जो सैनिक आए थे ना, टोंक ने बहुत स्वागत किया था उनका। टोंक के नवाब वजीरुद्दीन अंग्रेजों के साथ था, लेकिन तथा उसका मामा वजीर मीर आलम क्रांतियों के साथ देता है। ठीक है, देखो, राजा जो था अंग्रेज के साथ था और उसका मामा कौन था? मीर आलम क्रांतियों के साथ था। नीमच की सेना पीछा करते हुए कर्नल जेमसन की सेना ताराचंद पटेल, देखो, नीमच की सेना पीछा करते करते कौन ब्रिटिश सेना के अधिकारी आए थे? कर्नल जेमसन। तो कर्नल जेमसन को ताराचंद पटेल ने रोका था, और इस विद्रोह में महिला ने भी बहुत साथ दिया था, जिसकी जानकारी हमें मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। कहां से मिलती है? मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। ठीक है, आप ये जरूर याद रखना। और देखो, ताराचंद पटेल को ऐसा था कि जब नीमच की सेना दिल्ली की तरफ जा रही थी, तो टोंक पड़ता है बीच में। टोंक में उन्होंने बहुत लोगों ने स्वागत करा, और जब लोगों ने स्वागत करा तो उनकी खातिरदारी सेवा पानी करी। तो जो नीमच की सेना थी, उन्होंने कहा, भाई हमारे पीछे अधिकारी आ रहे हैं, ब्रिटिश अधिकारी आ रहे हैं, जनरल जेमसन आ रहे हैं,
तो हमें जल्दी से छुटकारा दो, हमें यहाँ से जाने दो, कहने लगे। तब उसमें से फिर ताराचंद पटेल बोले कि आप चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। ताराचंद पटेल के नेतृत्व में वहां की जनता ने, टोंक की जनता ने और महिलाओं ने अंग्रेजों को खदेड़ा था बहुत कई दिनों तक, ठीक है। और 1858 में तात्या टोपे ने ग्वालियर के विद्रोही और नवाब की सेना को एकजुट करके साथ मिलके नवाब वजीर खान की सेना को हराया और टोंक पर कब्जा कर लिया था। और टोंक में निम्मा खेड़ा भी पड़ता है, निम्मा हेड़ा के हकीम ने भी टोंक के इस विद्रोह में भाग लिया था। इस विद्रोह और मजबूत हो गया था। मंदसौर विद्रोही मुगल फिरोज खान के समर्थन भी निम्बा हेड़ा के संबंध था। एक मंदसौर के विद्रोही थे जो अपने आप को मुगल शासक बताता था, जिसका नाम था फिरोज खान। उसने अपने समर्थक को निम्बा हेड़ा में भेजा था विद्रोह करने के लिए और आपस में तालमेल बनाने के लिए। और ताराचंद पटेल को मौत की सजा सुना दी गई थी, ठीक है जी। कहते हैं तोफ के आगे रख के उड़ा दिया था। लेकिन अब आते हैं भरतपुर में ऐसा था कि भरतपुर में जाट राजाओं का बहुत अच्छे लंबे सर तक राज रहा। भरतपुर में गुर्जर और मेवाती समुदायों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। 31 मई 1857 को भरतपुर की सेना ने विद्रोह कर दिया, मेजर मॉरिसन का पलायन कर दिया। ऐसा था भरतपुर के जो राजा थे, भरतपुर के राजा जो थे उनमें जो ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर मॉरिसन को कहा कि आप आगरा चले जाओ, अभी थोड़ा मामला टेंस है वहां भरतपुर के राजा ने। तो भरतपुर के राजा ने किससे कहा था? भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट को, जिसका नाम था मॉरिसन, कि आप भरतपुर छोड़कर आगरा की तरफ चले जाओ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अभी मामला क्रांतिकारियों का चल रहा है। तो इसमें लिखा भी है, भरतपुर की सेना द्वारा विद्रोह करने के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर मॉरिसन को आगरा की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्षेत्रीय अशांति। पूरे विद्रोह काल के दौरान भरतपुर का क्षेत्र अशांत रहा, जिससे ब्रिटिश सरकार भी चिंतित थी। भरतपुर के शासक जसवंत सिंह जी थे। जसवंत सिंह ने किसको बाहर भेज दिया था? पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को। तो पॉलिटिकल एजेंट नाबालिग थे, इसलिए पॉलिटिकल एजेंट ने मॉरिसन को वापस भेज दिया था। और निक्सन को, जो धौलपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, और धौलपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट निक्सन को भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य करने की मांग रखी थी। तो निक्सन ही था जो धौलपुर और भरतपुर के दोनों रियासतों पर पॉलिटिकल एजेंट का काम कर रहा था। अब आगे चलते हैं। इसमें लिखा है कि इसमें आगे लिखा है जयपुर और अलवर। तो जयपुर और अलवर के जो राजा थे, जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। अलग अलग राजा हैं, नाम एक है लेकिन अलग अलग राजा हैं। जयपुर के राजा कौन थे? शासक राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का सहयोग दिया और विद्रोह के साथ देने वाले सादुल्ला खान, उस्मान खान, विलायती खान को अंग्रेजों को गिरफ्तार करवाया। ऐसा था, मैं बता रहा हूं। जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने जयपुर के राजा से कहा कि देखो, ऐसे आपके राज्य में रियासत में 3 ऐसे लोग हैं जो क्रांतिकारी करने की योजना बना रहे हैं। तो राजा ने तुरंत उन पर कार्रवाई करी और उस्मान खान, विलायत खान और सादुल्ला खान को गिरफ्तार कराया। इससे खुश होकर अंग्रेज ने क्या कर दिया? उससे खुश होकर अंग्रेजों ने राम सिंह जी को सितारे हिंद की उपाधि दी तथा कोटपुतली परगना दिया। क्या दिया? कोटपुतली परगना दिया। और इसमें देखो, अलवर के राजा की समझ लो। अलवर के राजा विनय सिंह ने अंग्रेजों का साथ तो दिया, लेकिन अलवर के दीवान जो पीएम की पोस्ट पर, एक मान लीजिए पीएम के पोस्ट पर होंगे, वह फैजुल्ला खान ने विद्रोही का साथ दिया। ठीक है जी, ये समझ लीजिए। तो जयपुर के जो राजा थे, जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, है ना, जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने कहा जयपुर के राजा से, ठीक है, उन्होंने कहा जयपुर के राजा से कि देखो, आपके उसमें ऐसे हो रहा है। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडर। कौन थे? विलियम ईडर। ठीक है, विलियम ईडर। अब आते हैं नेक्स्ट।
छोटे छोटे हैं अब तो। बीकानेर, बीकानेर में क्या हुआ था, ये तो छोटे छोटे हैं। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने ब्रिटिश सेना की पूरी समर्थन किया और राज्य की सीमा के बाहर जाकर विद्रोह का दमन में भी अंग्रेजों की मदद की थी। अंग्रेजों ने कहा कि देखो आपके राज्य में तो कुछ नहीं है, आप थोड़ा बाहर बाहर देख लो अपने रियासत के। तो उन्होंने पंजाब में एक हिसार में बाडलू गांव है, अब वो हरियाणा में पड़ता है। हिसार कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। तो बाडलू गांव में हो रहे विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया और उन्हें शरण और सुरक्षा प्रदान की। अंग्रेज ने खुश होकर टिब्बी परगना जो हनुमानगढ़ में है के 41 गांव दिए थे। कितने, 41 गांव दिए थे। राजस्थान का अकेला ऐसा शासक जो अपनी सेना लेकर विद्रोही को दबाने के लिए राज्य के बाहर भी गया था। कहां गया था, अपने राज्य के बाहर। कहां गया था, बाडलू, हिसार में। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका धौलपुर। धौलपुर भी बहुत है। धौलपुर की क्रांति 22 अक्टूबर 1857 को ही धौलपुर के राजा देवा गुजर नेता ने राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूटकर विद्रोह की शुरुआत की थी। देखो, जो देवा गुजर था उसने ऐसा करा, राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए और धौलपुर के शासक भगवंत सिंह जी को क्रांतिकारियों से मुक्त दिलाने के लिए पटियाला पंजाब से 2000 सैनिक आए थे। धौलपुर में जो क्रांतिकारी कर रहे थे, है ना, धौलपुर के शासक जो भगवंत सिंह थे, क्रांतिकारी से मुक्ति दिलाने के लिए पंजाब के पटियाला से 2000 सिख सैनिक आए थे। ग्वालियर, देखो धौलपुर में ऐसा कहते हैं, धौलपुर में जो विद्रोह करने वाले भी बाहर थे और विद्रोह को दबाने वाले भी बाहर ही थे। जो विद्रोह को करने वाले थे ग्वालियर इंदौर से आए थे और नेता का नाम क्या था, रामचंद्र व हीरालाल। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में जागृति उत्पन्न की थी और धौलपुर के विद्रोह करने वाले बाहरी थे और विद्रोह को दबाने वाले भी बाहरी थे। एकमात्र धौलपुर में ऐसा था कि विद्रोह करने वाले भी बाहरी थे, धौलपुर के नहीं थे, और विद्रोह को दबाने वाले भी बाहरी थे। बाहरी कैसे, पटियाला से आए थे 2000 सिख सैनिक। और विद्रोह कौन कर रहा था, हीरालाल और रामचंद्र। कहाँ के थे, बाहर के। ठीक है, अब आते हैं टाटा टोपे। टाटा टोपे का मूल नाम रामचंद्र क्या था, पांडुरंग, नाना साहब के प्रमुख सेनापति थे। जब नाना साहब की पेंशन से नाराज होकर वो युद्ध लड़ रहे थे ग्वालियर में, तो टाटा टोपे राजस्थान में 2 बार आते हैं। पहले ये नाना साहेब की हेल्प करते हैं, नाना साहेब को युद्ध में सहायता करते हैं, लेकिन नाना साहेब नेपाल चले जाते हैं। फिर टाटा टोपे झांसी की रानी के पास जाते हैं, उनके साथ युद्ध लड़ते हैं। झांसी की रानी वीरगति प्राप्त होने के बाद टाटा टोपे फिर पीछे ब्रिटिश सेना पड़ी थी। ऐसा था, जो टाटा टोपे थे पहले नाना साहब के प्रमुख सेनापति थे। फिर टाटा टोपे ऐसा था कि नाना साहब का ज्यादा दिन तक नहीं झेल पाए अंग्रेजों को, शासन को, इसलिए वो नेपाल चले गए थे। फिर टाटा टोपे अकेले पड़ गए। टाटा टोपे ने सोचा कि झांसी की रानी विद्रोह कर रही हैं, अंग्रेजों के साथ क्रांतिकारी कर रही हैं, तो क्यों ना मैं झांसी की रानी के साथ चला जाऊं। झांसी की रानी के साथ चले गए वो। फिर कैसे ही वो झांसी की रानी भी वीरगति को प्राप्त हो गई और फिर उनके पीछे अंग्रेज की सेना पीछे पड़ रही थी। तो अंग्रेजी सेना से पीछा छुड़ाने के लिए पहली बार 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में गए थे और 9 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा के कहुआ नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट की सेना से पराजित हुए थे। 8 अगस्त को जब मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पहुंच गए तो 9 अगस्त को ही अंग्रेजों ने घेर लिया। फिर इनसे युद्ध लड़ा, जिसमें युद्ध में अंग्रेजों को कौन थे सेना, जनरल रॉबर्ट्स ने इनको पराजित कर दिया। फिर 13 अगस्त को 1858 को रकमगढ़ का युद्ध होता है। फिर दोबारा अंग्रेजों ने टाटा टोपे को हरा दिया। फिर कोठारिया के शासक जोध सिंह ने को ये पता चला, तो कोठारिया के शासक जो जोधपुर थे, फिर वे उनके पास चले गए, फिर उनकी शरण में चले गए। कुछ दिन रहने के बाद वे फिर झालावाड़ के पृथ्वी सिंह के साथ पहलायता या रेलायता नामक स्थान पर युद्ध लड़ते हैं और गोपाल पंडन को छोड़कर सभी पृथ्वी सिंह की सेना टाटा टोपे के साथ थी, इसलिए टाटा टोपे की विजय होती है। फिर से झालावाड़ पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसा था कि जब झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने
टाटे टोपे को से लड़ने के लिए अपनी सेना भेजी, तो टाटे टोपे बोलते हैं उनकी सेना को, देखो आप मुझसे क्यों लड़ रहे हो, मैं तो अंग्रेजों से लड़ना चाह रहा हूँ, आप मेरे साथ दीजिए, मैं अंग्रेजों को छुट्टी कर दूंगा भारत से। तो इसलिए गोपाल पल्टन की छोड़कर सभी पृथ्वी सिंह की जो सेना थी सभी टाटे टोपे के साथ हो जाती है और झालावाड़ पर कब्जा कर लेती है। जुर्माने के तौर पर पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए लिए जाते हैं और टोपे दोबारा 9 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा पर कब्जा कर लेते हैं। बांसवाड़ा पर कब्जा करने के बाद, बांसवाड़ा के राजा कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह थे। फिर अंग्रेज आ गए थे, तो फिर अंग्रेज से बचने के लिए बांसवाड़ा से सुलुम्बर के सामंत केसरी सिंह के पास शरण लेते हैं। किस कहां लेते हैं? सुलुम्बर के सामंत केसरी सिंह के पास क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। फिर कुछ समय रुकते हैं। प्रतापगढ़ के मेजर रॉक ने टाटे टापू को हराया। इस वक्त प्रताप के राजा दलपत सिंह थे। फिर सीकर में जंगल कर्नल होम्स की टाटे टोपे से फिर हार जाते हैं। सीकर के सामंत टाटे टोपे को शरण देने के आरोप में फांसी दी जाती है। देखो, सीकर के जो सामंत थे टाटे टोपे की शरण देने के आरोप में उन्हें फांसी दी जाती है। यहाँ पर टाटे टोपे को 600 सैनिकों ने, टाटे टोपे के जो 600 सैनिक थे वो बीकानेर के राजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और 600 सिपाही जो है वो सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। जब वो टाटे टोपे उनसे मिलने जाते हैं तो टाटे टोपे समझाते हैं कि मैं तो भैया राजा के उनका विरोध कर रहा हूँ, आपका नहीं, अंग्रेजों का मैं इस भारत से निपटारा चाहता हूँ। तो इस बात से खुश होकर सरदार सिंह ने 10 घुड़सवार टाटे टोपे को दिए थे। कितने दिए थे? 10 घुड़सवार। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट। देखो, 1857 में बीकानेर के राजा कौन थे? बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह, जोधपुर के राजा तख्त सिंह, जैसलमेर के राजा रण सिंह, सिरोही के शिव सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के तलपत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, कोटा के राम सिंह द्वितीय, बूंदी के राम सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, करौली के मदन सिंह, टोंक के वजूदुद्दौला, उदयपुर के स्वरूप सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, अलवर के विनय सिंह और जयपुर के क्या कहते हैं, राम सिंह द्वितीय। तो ये आप एक बार जरूर याद कर लेना और कहाँ कहाँ रियासत थी ये जरूर देख लेना एक बार इस अच्छे फोटो से। अब आते हैं टाटे टोपे पे। तो टाटे टोपे फिर जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान के, कहा? टाटे टोपे जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों के पास गए थे। टोंक में नासिर मोहम्मद खान ने टाटे टोपे की सहायता की थी और अंग्रेजी सेना से सामना होता है। जब अंग्रेजी सेना से सामना होता है तो कर्नल ईगल बिना युद्ध लड़े टोपे नाथपुरा होते हुए मंदसौर मध्य प्रदेश को चला जाता है। अंत नरवर एमपी में पड़ता है। नरवर के शासक मान सिंह जो उनके दोस्त थे, मान सिंह नीरू का धोखे से टोपे को गिरफ्तार करवा देता है और अप्रैल 1859 उज्जैन में सिप्रा नदी के किनारे फांसी दी जाती है। विद्रोह का दमन जनरल ह्यूरोज द्वारा किया जाता है। मेवाड़ उदयपुर के राजनीतिक एजेंट मेजर सोवर्स ने टाटे टोपे की फांसी को विरोध किया था। कहा था कि इतिहास में टाटे टोपे की फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपमान समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि राजा सजा देने के लिए किसने स्वीकृति की थी। टाटे टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859। और टाटे टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत की क्रांति में अंतिम घटना थी। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट थे जो क्या थे हमारे राजा के लिए, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा, देखो थोड़ा थोड़ा, अब टाटे टोपे की ज्यादा बहुत बड़ी डिटेल होगी तो ये बस समझ लीजिए। टाटे टोपे पेशवाराव बाजीराव सेकंड पुत्र नाना साहेब के बहुत करीबी थे, सेनापति थे। नाना साहब फिर अधिकार को स्थगित करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हैं और फिर नाना साहब ज्यादा देर तक अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाते, फिर वो नेपाल चले जाते हैं। फिर आगे टाटे टोपे अकेले पड़ जाते हैं। टाटे टोपे अकेले पड़ने के बाद फिर वो रानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी के बारे में सुनते हैं, तो फिर वो झांसी की रानी के पास जाते हैं। जब झांसी की रानी उन्हें हेल्प करती है और अपने साथ युद्ध में लड़ने के लिए मौका देती है। कैसे ही झांसी की रानी वीर गद्दी को प्राप्त हो जाती है। फिर वो वहां से भागकर राजस्थान में 2 बार एंटर होते हैं। तो ये कहानी है।
देखो ये 1857 के विद्रोह के दौरान उन्हें कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को हराकर नाना साहब का अधिकार स्थगित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसमें लिखा है रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए झांसी पहुंचे थे। उन्होंने रानी के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया, फिर जहां रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। फिर ठीक है, ये मोस्ट थोड़े से हैं। अंत अपने ही एक मित्र राजा सिंह के धोखे से इसके बाद पकड़े गए। 18 अप्रैल 1919 मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ फैक्ट थे टाटे टोपे के इतनी बड़ी कहानी के। अब चलते हैं नेक्स्ट। आगे ये था, देखो ये समझ लीजिए। जयपुर के राजा कौन थे? राजा सवाई सिंह। और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट ईडन। कोटा में कौन थे? महाराज राम सिंह। उसके पॉलिटिकल एजेंट बर्टन। जोधपुर में राजा कौन थे? तख्त सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन। उदयपुर में स्वरूप सिंह। पॉलिटिकल एजेंट सोबर्स। भरतपुर में जसवंत सिंह। पॉलिटिकल एजेंट मोरिशन। सिरोही में शिव सिंह। पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल। बीकानेर में सरदार सिंह। और देखो मेजर सोबर्स की बुक आई थी, उसमें उसने बुक का नाम था ए मिसिंग चैप्टर ऑफ ए इंडियन म्यूटिनिटी 1888। उनकी बुक में मेजर सोबर्स ने लिखी थी। तो मेजर सोबर्स ने इसमें बहुत राजनीति बात लिखी थी। ठीक है, राजस्थान की बहुत अच्छी बुक है, पढ़ लेना। अलवर के राजा कौन थे? अलवर के राजा थे बन्ने सिंह, विनय सिंह। धौलपुर के भगवंत सिंह। करौली के मदन पाल। बूंदी के राम सिंह। शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के कलपत सिंह। इंद्रपुर के उदय सिंह सेकंड। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। जैसलमेर के रण सिंह। इनको एक बार जरूर याद कर लेना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक लास्ट में बसते हैं, अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया एक प्रकार से देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो देखो राजस्थान की हिस्ट्री में वो इकट्ठा कर करके लाए थे कि कौन है। बाटिया शब्द ऐसा लगा कि ये तो अपना ही आदमी है। तो इन्होंने वैसे रह रहे थे कहाँ? ये रह रहे थे ग्वालियर में, लेकिन मूल रूप से ये कहाँ के थे? बीकानेर के थे। तो बीकानेर के, तो फिर इनकी भी हिस्ट्री ले ली थोड़ी बहुत। अमरचंद भाटिया 1743 से लेके 1858 तक मूल रूप से बीकानेर के थे। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण नायक थे, जिन्हें अक्सर राजस्थान के मंगल पांडे और 1857 के क्रांति के भामाशाह के रूप में भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति के भामाशाह अमरचंद भाटिया ग्वालियर में एक बड़े व्यापारी थे। सिंधिया रियासत के खजांची थे। क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता जब 1858 में रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब और टाटे टोपे जैसे क्रांतिकारियों ग्वालियर आए, तो उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के लिए धन की आवश्यकता की और अमरचंद भाटिया ने अपने दिल खोलकर जान की परवाह न करते हुए अपने खजाने को क्रांतिकारियों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। उनकी आर्थिक रूप से सहायता की थी। देखो बलिदान यह है कि रानी लक्ष्मीबाई के शहीद होने के बाद अंग्रेजों ने अमरचंद भाटिया पर राजद्रोही का मुकदमा चलाया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। उन्होंने 22 जून 1858 को ग्वालियर के सराफा बाजार में एक पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी कि ऐसा कोई द्वारा ना कर सके। आप भामाशाह आपने सुना होगा, ये 1857 के क्रांति के भामाशाह भी हैं। ठीक है, और राजस्थान के मंगल पांडे थे। ठीक है, अब चलते हैं। भामाशाह इसलिए बोलते हैं कि देखो भामाशाह इसलिए बोलते हैं क्योंकि महाराणा प्रताप जब अकबर से लड़ रहे थे तो महाराणा प्रताप की सहायता हेल्प करी थी धन से। ठीक है, इसलिए भामाशाह वो थे। इसलिए अमरचंद भाटिया को राजस्थान का भामाशाह भी बोलते हैं। इस प्रकार अमरचंद भाटिया ने बिना हथियार उठाए अपनी संपत्ति और अपने जीवन का बलिदान देकर 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में जब पराजय हो गए, जब हार गए थे कौन, और आर्थिक संकट के बाद जब महाराणा प्रताप अपनी सेना और मारवाड़ को पुनर्गठित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भामाशाह उनके संकट मोचन बनकर सामने आए। भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति, जिसमें 20,000 सोने के सिक्के शामिल थे, महाराणा प्रताप को दान दे दिए। इस आर्थिक सहायता में महाराणा प्रताप ने नई सेना तैयार की
और खोए हुए अधिकांश क्षेत्र पर वापस से जीत प्राप्त की। ये था, इसलिए इन्हें राजस्थान का भामाशाह बोला जाता है। भामाशाह कौन थे? महाराणा प्रताप की हेल्प करने वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है, देखो 1857 की क्रांति का स्वरूप परिणाम क्या हुआ? वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा और आरजी मजूमदार ने स्वतंत्रता के लिए ना तो प्रथम था ना ही राष्ट्रीय संग्राम था। उन्होंने कहा स्वतंत्रता के लिए ना तो ये पहला क्रांतिकारी था ना ही राष्ट्रीय संग्राम था। बेंजामिन डिज़रायली ब्रिटेन के रूढ़िवादी दल के नेता थे। ये एक बार आया है आरपीएससी में। तो उन्होंने क्या कहा? 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय विद्रोह कहा। 1857 को क्या कहा? राष्ट्रीय विद्रोह। बूदी शासक राम सिंह दुत्ते ने कल क्रांतिकारियों को अप्रत्यक्ष सहायता की। कोटा विद्रोह दबाने के लिए सैनिक नहीं भेजे। बूंदी के जो शासक थे राम सिंह दुत्ते, उन्होंने क्रांतिकारियों की इनडायरेक्ट वे में हेल्प करी, क्योंकि उन्होंने सेना नहीं भेजी कोटा में अपने विद्रोह के लिए। लॉर्ड कैनिंग ने कहा राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। इन्होंने बोला राजाओं ने अच्छा है कि हमारा साथ दिया, नहीं तो हम तो देश तो 1857 में ही आजाद होता था। सामोद आमोर के ठाकुर शिव सिंह ने क्रांतिकारियों का पक्ष लिया और उन्होंने मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की थी तथा नजर भेंट की थी, परंतु जयपुर राजा महाराजा राम सिंह दुत्ते ने अपनी मुगल बादशाह के प्रति मैत्री का सुझाव अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, आमेर के ठाकुर जो शिव सिंह ने क्रांतिकारियों का पक्ष लिया और उसने मुगल बादशाह के सामने भेंट गिफ्ट भी भेजे, लेकिन परंतु जयपुर के महाराजा जो राम सिंह दुत्ते थे, उन्होंने मुगल बादशाह के प्रति मैत्री का सुझाव अस्वीकार कर लिया था। ये है आपकी आज की वीडियो। तो आई होप ये आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगी हो तो कुछ कमेंट भी कर देना, जिससे मैं और अच्छी तरीके से सुधार कर सकूं और अपने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं। आई होप इस वीडियो पसंद आई, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।